डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है सीमाओं का वर्गीकरण व कार्य, क्लासिफिकेशन एंड फंक्शन ऑफ बाउंड्रीज। हम पिछले वीडियो में सीमा और सीमांत के अंतर को समझ चुके हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सीमाएं क्या होती हैं। दो देशों को अलग करने वाली जो रेखाएं, जो पृथक करने वाली रेखा है, वो सीमा कहलाती है। सीमाएं कृत्रिम होती हैं, मतलब सीमा अगर कोई भी भौगोलिक तथ्य अगर सीमा का निर्धारण करता है तो अपने आप में कृत्रिम तथ्य है। सीमाओं का अंकन सामान्यतः भौतिक बाधाओं के सारे यथा पर्वत, झील, नदी आदि के साथ किया जाता है। सीमाएं रेखीय न होकर दो राज्यों के मध्य ऊर्ध्वाधर होती है, मतलब व्योम तक, आकाश तक लंबवत रूप से धरातल से ऊपरी आकाश तक सीमाएं होती हैं। सीमाएं परिवर्तनशील होती हैं। अगर किसी राज्य का विस्तार हो जाता है तो सीमा परिवर्तित होकर आगे विस्तृत हो जाती हैं। अगर कम हो जाती हैं क्षेत्र तो संकुचित हो जाती हैं। तो सीमाएं समय के साथ परिवर्तनशील होती हैं। सीमाएं दो राज्यों के मध्य बाधा के रूप में होती हैं कि एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवेश बिना अनुमति के नहीं कर सकते। कोई आयात निर्यात व्यापार बिना अनुमति के नहीं किया जा सकता। तो सीमाएं वास्तव में दो राज्यों के मध्य बाधा के स्वरूप होती हैं। अब हम बात करें सीमाओं का वर्गीकरण। सर्वप्रथम सीमाओं का वर्गीकरण फ्रेडरिक रैटजेल ने किया था। उन्होंने सीमाओं को त्वचा के रूप में संबोधित किया था। राजनीतिक भूगोल में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को निम्नलिखित दो प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। तो ए है आकारिकीय वर्गीकरण, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और सेकंड है बी जेनेटिक वर्गीकरण, जेनेटिक क्लासिफिकेशन। तो सीमाओं को मुख्य रूप से दो तरीके से वर्गीकृत किया गया है, आकारिकीय वर्गीकरण और जेनेटिक वर्गीकरण के रूप में। सबसे पहले हम बात करते हैं आकारिकीय वर्गीकरण की। जो आकारिकीय वर्गीकरण है ये रचना के आधार पर वर्गीकरण भी कहलाता है। इस आधार पर पुनः सीमाओं को तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है। भू आकारिक सीमा, नंबर 2 ज्यामितीय या रेखात्मक सीमा, भौगोलिक या प्रजातीय सीमा। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं भू आकारिक सीमा की। फिजियोग्राफिक बाउंड्रीज। जो भू आकारिक सीमाएं होती हैं वो पर्वत, नदी, झील, दलदल आदि भौगोलिक तथ्यों के द्वारा निर्धारित होती हैं, इसलिए ही इन्हें भू आकारिक सीमा कहा जाता है। इन भू आकारिक सीमाओं को भी निम्न रूपों में बांटा गया है। जैसे पर्वतीय सीमा, जब दो राज्यों के मध्य की सीमा कोई पर्वत निर्धारित करता है तो उसे पर्वतीय सीमा कहते हैं। उदाहरण के रूप में स्पेन और फ्रांस के मध्य जो प्रेनिज पर्वतमाला है वो एक पर्वतीय सीमा है। तो स्पेन और फ्रांस के मध्य पर्वतीय सीमा है। बी है नदी सीमा। जब दो राज्यों के मध्य कोई नदी सीमा बनाए तो उसे हम नदी सीमा कहते हैं। उदाहरण के लिए सीरिया व इजराइल के मध्य जो जॉर्डन नदी है वो सीमा बनाती है। तो जॉर्डन नदी नदी सीमा का कार्य कर रही है सीरिया और इजराइल के मध्य। इसी प्रकार सी है झील सीमा। जब कोई झील दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य सीमा निर्धारित करती है तो उसे हम झील सीमा कहते हैं। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के मध्य महान झील प्रदेश की जो 5 झीलें हैं, सुपीरियर झील, मिशिगन झील, हुरेन झील, ओंटेरियो झील, इरी झील, ये पांचों झीलें मिलकर महान झील प्रदेश के अंदर कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा निर्धारित करती हैं। तो ये भू आकारिक सीमाएं भौगोलिक तथ्यों के द्वारा होती हैं। इनके बारे में हमने पढ़ा, पर्वतीय सीमा, नदी सीमा और झील सीमा के बारे में। नेक्स्ट है दूसरी ज्यामितीय सीमाएं।
जियोमेट्रिकल बाउंड्रीज। जियोमेट्रिकल बाउंड्रीज हम मुख्य रूप से दो तरह से निर्धारित करते हैं। जैसे हम ग्लोब पर अक्षांश देशांतर रेखाएं खींचते हैं, तो अक्षांश देशांतर रेखाओं के द्वारा अगर किसी राज्य की सीमाएं निर्धारित होती हैं तो उसे हम ज्यामितीय सीमाएं कहते हैं। सबसे पहले हम बात करें अक्षांशीय सीमाओं की। जब दो राज्यों के मध्य कोई अक्षांश सीमा निर्धारित करता है तो उसे अक्षांशीय सीमाएं कहते हैं। उदाहरण के लिए 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य सीमा का कार्य करते हैं। 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश मिस्र और सूडान के मध्य सीमा रेखा बनाता है। 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तरी कोरिया व दक्षिण कोरिया के मध्य सीमा बनाती हैं। यह जो तथ्य हैं बार बार कंपटीशन में भी आते हैं कि यूएसए और कनाडा के मध्य कौन सा अक्षांश सीमा बनाता है, मिस्र और सूडान के मध्य कौन सा अक्षांश सीमा बनाता है, तो ये बहुत स्मरणीय बिंदु हैं, इन्हें याद रखिएगा। बी बात करते हैं हम देशांतरीय। जो खड़ी रेखाएं होती हैं ग्लोब पर अर्धवृत्ताकार के रूप में होती हैं, मानचित्र पर खड़ी होती हैं। इनमें 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर जो है, यह देशांतर अलास्का जो अमेरिका में है और कनाडा के मध्य, दोनों के मध्य सीमा बनाता है। तो 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर महत्वपूर्ण है जो अलास्का और कनाडा के मध्य सीमा बनाता है। 141 डिग्री पूर्वी देशांतर पश्चिमी इरी और न्यू गिनी पापुआ के मध्य भी सीमा बनाता है। तो ये उदाहरण है देशांतरीय सीमाओं के। तो ज्यामितीय सीमा में अक्षांश और देशांतर के द्वारा ही सीमाएं निर्धारित होती हैं। फिर हम बात करते हैं नृतात्विक अथवा सांस्कृतिक सीमाएं। एंथ्रोपोजियोग्राफिक और कल्चरल बाउंड्रीज, मतलब ऐसी सीमाएं जो मानवीय लक्षणों के आधार पर खींची जाती हैं, वे नृतात्विक सीमाएं कहलाती हैं या प्रजातीय सीमाएं कहलाती हैं। इनमें जो लक्षण हैं वो धर्म, भाषा, जाति के आधार पर, जो भी इन लक्षणों के आधार पर अगर दो राज्यों के मध्य सीमा बनाई जाती है तो उसे प्रजातीय नृतात्विक सीमा कहते हैं। उदाहरण के लिए 1947 में जब भारत और पाकिस्तान के मध्य विभाजन हुआ तो उसका आधार धर्म था। अतः भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा है उसे हम प्रजातीय सीमा या नृतात्विक सीमा भी कह सकते हैं। तो ये हमारा पहला वर्गीकरण था ए, जिसमें हमने भू आकार के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने ज्यामितीय सीमाओं के बारे में पढ़ा, फिर हमने इनके बारे में पढ़ा। अब हम बात करते हैं जेनेटिक वर्गीकरण। जेनेटिकल जो क्लासिफिकेशन है, आनुवंशिक वर्गीकरण है, इसे सर्वप्रथम फ्रेडरिक रेटजेल ने ही प्रस्तुत किया। जेनेटिक वर्गीकरण को पुनः 4 भागों में बांटा गया है: पूर्ववर्ती सीमाएं, परवर्ती सीमाएं, अध्यारोपित सीमाएं और अवशेष सीमाएं। सबसे पहले हम बात करते हैं पूर्ववर्ती सीमा या एंटीसीडेंट बाउंड्रीज के बारे में। तो पूर्ववर्ती सीमाएं ऐसी सीमाएं होती हैं जिनका सीमांकन सांस्कृतिक भूदृश्य के विकास से पूर्व या मानव अधिवास के विकास से पूर्व ही हो गया होता है, तो उसे हम पूर्ववर्ती सीमा, मतलब मनुष्य के आने से या मनुष्य के विकास के पूर्व ही अगर कोई दो राज्यों के मध्य सीमा बन गई है तो उसे पूर्ववर्ती सीमा कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यूएसए और कनाडा के मध्य सीमा निर्धारित पहले हो गई थी और सांस्कृतिक भूदृश्य बाद में विकसित हुए थे, तो यूएसए और कनाडा की सीमा पूर्ववर्ती सीमा का उदाहरण है। ऐसे ही संयुक्त राज्य अमेरिका में अलास्का और कनाडा के मध्य जो सीमा है ये भी पूर्ववर्ती सीमा का उदाहरण है। उत्तरी अफ्रीकी देशों में भी ऐसी कई सीमाएं इसके उदाहरण के रूप में मिलती हैं। परवर्ती सीमाएं, सबसीक्वेंट बाउंड्रीज। किसी क्षेत्र में सांस्कृतिक भूदृश्य के विकास के पश्चात यदि सीमाओं का निर्धारण होता है तो उसे परवर्ती सीमाएं कहते हैं। ये सीमाएं सांस्कृतिक भूदृश्य के तत्व जैसे धर्म, भाषा, जाति, प्रजाति के आधार पर खींची जाती हैं। मतलब जो मानवीय लक्षण हैं उनके आधार पर अगर सीमाएं बनाई जा रही हैं तो वो परवर्ती सीमा कहलाती है। भारत व पाकिस्तान की सीमा या भारत और बांग्लादेश के मध्य की सीमा इसका श्रेष्ठ उदाहरण है। फिर हम बात करते हैं अध्यारोपित सीमाएं, सुपर इम्पोज्ड बाउंड्रीज। ये सीमाएं भी परवर्ती सीमाओं के समान ही सांस्कृतिक भूदृश्य के बाद निर्धारित की जाती हैं।
परंतु अध्यारोपित सीमाएं सांस्कृतिक वातावरण के तथ्यों की उपेक्षा करते हुए संबंधित राज्यों पर जबरन थोपी जाती हैं। अगर अंतर हम स्पष्ट रूप से देखें तो परवर्ती सीमा दो अलग धर्म, दो अलग जाति या दो अलग भाषा के लोगों को पृथक करती हैं, जबकि अध्यारोपित जो सीमाएं हैं एक ही जाति, धर्म या भाषा के लोगों को विभक्त करती है। इसका श्रेष्ठ उदाहरण है उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया की जो सीमा है वो एक ही जाति के लोगों को, एक ही भाषा के लोगों को अलग करती है। अतः यह सीमा कैसी है? अध्यारोपित सीमा की श्रेणी में आती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम अवशेष सीमा, रेलिक्ट बाउंड्री। अवशेष सीमा से तात्पर्य जिस सीमा की समाप्ति हो गई, मतलब जो वर्तमान में सीमा धरातल पर नजर नहीं आती किंतु वहाँ के सांस्कृतिक वातावरण में विद्यमान होती है। मतलब धरातल पर तो कोई सीमा नहीं है, कोई पिलर्स नहीं है, कोई तारबंदी नहीं है, लेकिन सांस्कृतिक वातावरण में उसके अवशेष नजर आते हैं, इसलिए उसे हम अवशेष सीमा कहते हैं। जैसे जर्मनी और पोलैंड के मध्य जो अब सीमा समाप्त हो गई है, लेकिन उसके जो सांस्कृतिक वातावरण है वहाँ का, उसमें वो सीमा नजर आती है, इसलिए ये सीमा अवशेष सीमा के रूप में मानी जाती है। इस प्रकार जो हमने प्रारंभ में जो दो वर्गीकरण पढ़े थे, आकारिकी वर्गीकरण और जननिक वर्गीकरण, सीमाओं को जो प्रमुख वर्गीकरण में बांटा था, तो ये यहाँ समाप्त हुआ। आकारिकी वर्गीकरण को हमने भू आकारिकी सीमा, ज्यामितीय सीमा, प्रजातीय सीमाओं में विभक्त किया था, जबकि जननिक या आनुवंशिक वर्गीकरण को हमने जो जननिक वर्गीकरण को हमने पूर्ववर्ती सीमाएं, परवर्ती सीमाएं, अध्यारोपित सीमाएं और अवशेष सीमाओं के रूप में विभक्त किया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीमाओं के कार्य, फंक्शन ऑफ बाउंड्रीज। सीमाएं जो प्रमुख रूप से हम देखते हैं कि किसी देश की सीमा पर हमारी जो सेना है वो तैनात रहती है, तो सबसे पहला कार्य बाहरी आक्रमणों से सीमाएं हमारी रक्षा करती हैं। सीमाएं पर चारों तरफ हमारी सेना तैनात रहती है, तो कहीं ना कहीं बाहरी आक्रमणों से सीमा हमारी रक्षा करती है। जब सीमा प्राकृतिक तथ्य जैसे पर्वत वगैरह से निर्धारित होती है, तो जैसे हिमालय हमारी सुरक्षा करता है, इसी तरह सीमा हमारे लिए सुरक्षात्मक कार्य करती है। अवरोधक कार्य, अवरोधक कार्य जो है सीमाओं का, सीमाएं अवरोध के रूप में अगर हम बात करें कि आवागमन इजी नहीं हो सकता, बिना परमिशन के, बिना अनुमति के सीमाओं को पार नहीं कर सकते, तो एक प्रमुख अवरोधक का कार्य करती है। आयात निर्यात बिना अनुमति के नहीं हो सकता। जैसे सीमाएं आतंकवादी को अवरोधक का कार्य करती है, पाकिस्तान या अन्य देशों से कोई आतंकवादी है या कोई तस्करी हो रही है तो उनके लिए अवरोधक का कार्य करती है। राज्य व्यवस्था के अभिन्न अंग के रूप में कार्य, सीमाएं जो हैं किसी राज्य का अभिन्न अंग होती हैं। राज्य के जितने भी नियम हैं, कानून हैं, वो सीमा रेखा तक लागू होते हैं, राज्य की संप्रभुता सीमा तक लागू होती है। अतः सीमाएं राज्य के अभिन्न अंग के रूप में कार्य करती हैं। नंबर 4, सीमाएं कानूनी कार्य के रूप में, जो भी सरकार का कानून है, नियम है, लॉ है, वो सीमा के अंदर जो क्षेत्र है उस पर समान रूप से लागू होता है, तो सीमाएं कानूनी कार्य भी करती हैं। ये हमारे सीमाओं के प्रमुख कार्य थे, सीमाओं का वर्गीकरण था। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।